दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि होल वर्ल्ड लॉकडाउन में है और नियर अबाउट हर इंसान एक दिन में 10 बार तो कोरोना वायरस का नाम सुनता ही होगा। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये कोरोना वायरस है क्या है? आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्या है? दोस्तों, बहुत सारे लोगों के माइंड्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये कोरोना वायरस है क्या चीज़ है? ये आया कहाँ से? क्या 2019 से पहले भी कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ थी? अगर थी तो फिर चाइना को क्यों रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कोरोना वायरस के लिए? उसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे आपके माइंड में, जैसे चमगादड़ों को यानी बैट्स को, माउसेस को, डॉग्स को, कैट्स को, डोमेस्टिकेटेड चिकन्स को और अदर पेट्स को क्यों रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कोरोना वायरस के लिए? दोस्तों, अगर आपके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमारी इस वीडियो पर बने रहें। इस वीडियो में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोरोना वायरस की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कोरोना वायरस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, जैसे कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस कहाँ से आया है, चाइना को कोरोना वायरस के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, कोरोना वायरस इतना घातक है क्यों है, और इन पेट्स को, जो हमारे डोमेस्टिकेटेड पेट्स हैं, इनको कोरोना वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों माना जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी फैक्ट्स एंड टेक पे आपको ऐसे ही अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है, और अगर आप और भी फैक्ट्स और चीज़ों के बारे में भी अननोन फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी फैक्ट्स एंड टेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस का और जो फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नवंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर से कोरोना वायरस सामने आया था। लेकिन दोस्तों, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि 2019 से पहले भी कोरोना वायरस था। जी दोस्तों, आज से 90 साल पहले यानी 1930 में कोरोना वायरस की डिस्कवरी हो चुकी है। दोस्तों, 1930 में डोमेस्टिकेटेड चिकन यानी जो हम घर पे मुर्गे पालते हैं, उनमें एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सामने आई, लेकिन स्टडी नहीं हो पाई इतने अच्छे से, और एक साल बाद यानी 1931 में नॉर्थ डाकोटा यूएसए की एक स्टेट है, वहाँ पे दो साइंटिस्ट ने, जिन्हें आर्थर शाल्क और एमसी हॉर्न के नाम से जाना जाता है, उन्होंने उनकी स्टडी की और उनमें एक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की डिस्कवरी की, जिसे उन्होंने आईबीवी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस वायरस का नाम दिया। दोस्तों, उन चिकन्स को ये आईबीवी वायरस इन्फेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वो मर रहे थे, और उनका मॉर्टिलिटी रेट अबाउट 40 to 90% तक जा चुका था। लेकिन उस वक्त मुश्किल बात ये थी कि वो इसकी स्टडी नहीं कर पा रहे थे, वो इसकी कल्टीवेशन और आइसोलेशन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, 6 साल बाद 1937 में कुछ और साइंटिस्ट ने, जैसे फ्रेड ब्रोडेट और चार्ल्स हडसन ने इसकी सक्सेसफुली स्टडी की और इसकी कल्टीवेशन की, इसकी आइसोलेशन की, और इसे आईबीवी का नाम तो ऑलरेडी दे चुके थे। तो दोस्तों, 1930 में कोरोना वायरस सामने तो आ चुका था, लेकिन अभी तक ये ह्यूमंस में इसके कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे थे। ये सिर्फ डोमेस्टिकेटेड चिकन्स तक ही था। अभी दूसरे पेट्स में और दूसरे जो वाइल्ड हैं लाइक बैट्स, उनमें भी इसके कुछ भी सिम्टम्स नहीं आ रहे थे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ह्यूमंस में ये वायरस कब आया? तो दोस्तों, ह्यूमंस में ये वायरस 1960 में आया। दोस्तों, 1960 में ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च काउंसिल के कॉमन कोल्ड यूनिट में, यानी जहाँ कॉमन कोल्ड की स्टडी की जाती है, वहाँ पे 3 साइंटिस्ट सी कैंडॉल, मेलकॉम बेयोन और डेविड टायरल ने एक नई किस्म के कॉमन कोल्ड वायरस की डिस्कवरी की। उन्होंने इसको आइसोलेट किया, जिसे उन्होंने B814 का नाम दिया। दोस्तों, इस वक्त इस वायरस की स्टडी पॉसिबल नहीं थी, इसकी कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं थी, लेकिन 5 साल बाद उन्हीं साइंटिस्ट में से 2 ने, यानी टायरल और बेयोन ने, इसकी ईज़िली कल्टीवेशन की, उसकी आइसोलेशन कर ली। उसी साल यानी सेम ईयर 1965 में डॉर्थी हेमरे और जॉन प्रॉक्नाउ ने यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में, जहां उनके पास एक मेडिकल स्टूडेंट पहुंचा जिसे नॉर्मली कॉमन कोल्ड था, उसकी जब चेकअप किया, उसमें से एक नई किस्म का वायरस सामने आ गया, एक नोवल कोल्ड वायरस यानी नोवल कॉमन कोल्ड वायरस सामने आया, जिसे उन्होंने 229E का नाम दिया। ये जो वायरस था 229E, ये उस पेशेंट की किडनी टिश्यू कल्चर में डेवलप हो चुका था। दोस्तों, अब इन सालों में 2 वायरसेस सामने आ चुके थे, एक B814 था और एक 229E था। दोनों ने कॉमन कोल्ड काज किया था। दोस्तों, इसके बाद 1967 में जून अल्मेडा नाम के एक साइंटिस्ट ने, जो स्कॉटिश वायरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ST थॉमस हॉस्पिटल लंदन में
इन दोनों वायरसेस की B814 और 229E, यानी जो दोनों ये जिन्होंने कॉमन कोल्ड काज किया था, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, यानी उनको दोनों वायरसेस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इमेज किया, जहां उन्हें ये पता चला कि ये दोनों वायरसेस जो हैं ये मार्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और दोस्तों उसी साल उन्हें ये भी बात सामने आई, ये बात भी पता चली कि जो वायरस 1930 में IBV के नाम से जिसने चिकन्स को इन्फेक्ट किया था सामने आया था, वो भी मार्फोलॉजिकली सिमिलर है इन दोनों वायरसेस के। अब इसी साल एक और वायरस सामने आ गया जिसे OC43 का नाम दिया गया, वो उसकी डिस्कवरी भी हो चुकी थी। दोस्तों अब बात ये सामने आई स्टडी के बाद ये बात सामने आई कि जो ये 4 वायरसेस हैं, कौन कौन से, IBV जिसने उनको चिकन्स को इफेक्ट किया था, और दूसरे वायरसेस जिसे B814 और दूसरा 229E जिन्होंने कोल्ड काज किया था, और ये जो OC43 सामने आया था वो भी ये 1967 में। अब ये चारों सिमिलर हैं, ये चारों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब बात ये थी इस वक्त ईजी के इतनी कोई ये बड़ी बात नहीं थी, ये नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि जो वायरस था उसने ज़्यादा जो डैमेज किया था वो IBV ने किया था, और IBV ने तो ज़्यादा डैमेज चिकन्स में किया था। ह्यूमंस में कुछ केसेस आए थे, कुछ केसेस B814 की वजह से आए थे और कुछ 229E की वजह से आए थे। तो इस तरह ये वायरसेस ज़्यादा खतरनाक नहीं थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कोरोना वायरस 2019 में चाइना के वुहान शहर से आया था वो क्या था। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कोरोना वायरस है क्या है। असली मोटिव जो हमारा वीडियो बनाने का था वो अभी सामने आ रहा है। दोस्तों कोरोना वायरस जो है ये 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक है कोरोना और दूसरा है वायरस। दोस्तों कोरोना जो है ये क्राउन से निकला है, चूँकि जो वायरस है इसकी शक्ल जब इसकी मतलब माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाता है तो इसकी शक्ल क्राउन जैसी है, यानी ताज जैसी है, इसलिए इसे कोरोना वायरस कहा जाता है। और दोस्तों जो वायरस 2019 में आया, आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों SARS-CoV-2 क्या है? CoV तो आपको पता चल गया, 2 हो गया दूसरा, और SARS हो गया सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोस्तों कोरोना वायरस काज करता है और सार्स नाम की डिजीज़ काज करता है। अब सार्स नाम की डिजीज़ क्या है? दोस्तों सार्स जो है ये एक डिजीज़ है जो कोरोना वायरस की वजह से होती है। इसमें बंदे को मसल पेन होता है, सर दर्द होता है, बुखार होता है, खांसी होती है। ये 2 से 14 दिन तक रहता है, इसीलिए 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है। और दोस्तों ये जो सार्स है ये कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, तो इसे SARS-CoV-2 का नाम दिया गया। अब 2 का नाम क्यों दिया गया ये बताता हूँ। दोस्तों 2 का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि SARS-CoV-1 ऑलरेडी 2003 में डिस्कवर्ड हो चुका है। जी दोस्तों, यानी जो कोरोना वायरस 2019 में आया, इससे पहले इसी तरह का एक वायरस ऑलरेडी 2002 और 2003 में आ चुका था। दोस्तों 2003 में गोंगडोंग शहर, यानी चाइना के गोंगडोंग शहर में एक वायरस सामने आया, पीपल्स में एक डिजीज़ सामने आई जो कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन थी सामने आई, जिसकी स्टडी की गई तो बाद में पता चला कि वो एक जिसे नाम दिया गया सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कोरोना वायरस की वजह से काज हो रही थी और फर्स्ट टाइम और सामने आई थी, तो इसे SARS-CoV-1 का नाम दिया गया। अब दोस्तों बहुत क्वेश्चन ये आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि जो 1930 में वायरस डिस्कवर्ड उसमें वहाँ तो आपने कोरोना वायरस का नाम लिया नहीं। लेकिन दोस्तों इसका आंसर आपके क्वेश्चन का ये है कि ये जो SARS-CoV-2 है, SARS-CoV-1 है, ये 1930 के या 1960 टाइम के जो उस टाइम के वायरसेस हैं उनसे कैसे रिलेट करता है। तो दोस्तों उनसे ये ऐसे रिलेट करता है। दोस्तों 1930 में जो IBV वायरस आया था, उसके बाद 1960 में B814, 229E और OC43 वायरसेस सामने आए थे। ये सभी वायरसेस की जब स्टडी की गई थी तो इन सभी वायरसेस को जब माइक्रोस्कोप के अंडर देखा गया तो इन सब का जो मतलब मार्फोलॉजिकल इनकी अपीयरेंस थी वो एक क्राउन की तरह थी, यानी एक ताज की तरह थी, इसलिए इन सभी वायरसेस को कोरोना वायरस का नाम दिया गया। अब जो कोरोना वायरस ने जो डिजीज़ काज की चिकन्स में, उसे IBV का नाम दिया गया, इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस का वायरस नाम दिया गया। जो जिसने कॉमन कोल्ड काज किया था 60 में, उसको B814 का नाम दिया गया, और दूसरे को 229E का OC43 का नाम दिया गया, और जिसने ह्यूमंस पे इफेक्ट किया 2003 में, उससे सार्स का नाम दिया गया। सार्स का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसने वो जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काज कर रहा था। दोस्तों अब 2003 में एक वायरस तो सामने आ चुका था। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में और अराइज कर रहा होगा कि जो हमने स्टार्टिंग में वीडियो के में पूछा भी था। दोस्तों वो क्वेश्चन ये है कि माउस को, बैट्स को, कैट्स को, एट्सट्रा को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों माना जाता है, और चाइना को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों माना जाता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन कि चाइना को रिस्पॉन्सिबल क्यों माना जाता है, बिकॉज जो 2003 में वायरस आया था वो भी चाइना के शहर से आया था, गोंगडोंग से।
और 2019 में जो आया वो भी चाइना के वुहान शहर से सामने आया। तो दोस्तों चाइना तो रिस्पॉन्सिबल क्लियरली हो गया। और इसके अलावा एक फैक्ट और भी मैं आपको बताऊं कि चाइना रिस्पॉन्सिबल क्यों है। तो दोस्तों चाइना रिस्पॉन्सिबल इसलिए है क्योंकि जो वायरस 2003 में चाइना के गोंगडोंग शहर से आया था दोस्तों, उस वायरस के आने के लिए रिसर्चर्स ने CIVET सिविट नाम के एक मास्क्ड पाम सिविट नाम के एक एनिमल, एक मैमल को रिस्पॉन्सिबल माना गया। जब उसकी स्टडी की गई तो ये पता चला कि वो सिविट से ट्रांसफ़र हुआ है ह्यूमंस के बीच में। तो दोस्तों उस वक्त चाइना के उसी गोंगडोंग शहर में 10,000 सिविट्स को किल भी किया गया। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि रिस्पॉन्सिबल सिविट होना चाहिए COV1 या COV2 के लिए, तो फिर ये बैट्स को, माउसेस को, डॉग्स को और चिकन्स को क्यों रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि 2005 में जब फर्दर इसकी स्टडीज़ की गई तो पता चला कि यही वायरस बैट्स से भी ट्रांसफ़र हो रहा है। यही वायरस मतलब सिमिलर है, जो बैट्स में वायरस है उससे सिमिलर है। उसके अलावा जो माइसिस हैं, चूहे वगैरह हैं, उनसे सिमिलर है, और जो दूसरे डॉग्स वगैरह हैं, अदर पेट्स हैं, उनसे सिमिलर है। दोस्तों इसलिए बैट्स को, माउसीज़ को, डॉग्स को, कैट्स को, चिकन्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि ये काज करते हैं जो ये वायरस है, कोरोना वायरस और समथिंग एल्स। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं SARS-CoV-2 के बारे में। दोस्तों हम SARS-CoV-2 के बारे में, तो हम इसके नाम के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसे SARS-CoV-2 के नाम से क्यों जाना जाता है। दोस्तों अब रही बात कि आया कहाँ से, तो हम सब जानते हैं कि नवंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर से ही आया था, ठीक है। उसके अलावा बैट्स को रिस्पॉन्सिबल क्यों माना जाता है SARS-CoV-2 यानी 2019 के कोरोना वायरस के लिए? तो दोस्तों बैट्स को इसलिए इसके रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, स्पेशली बैट्स को, क्योंकि जो बैट्स के जो कोरोना वायरस हैं उनकी जेनेटिक जो है वो बिल्कुल इसी वायरस से के जेनेटिक से बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए बैट्स को ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। दोस्तों इसके अलावा आपको और एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जो इसका नाम SARS-CoV-2 जो रखा गया वो 11 फरवरी 2020 को रखा गया है। दोस्तों स्टार्टिंग में इसको ह्यूमन कोरोना वायरस या नोवल ह्यूमन कोरोना वायरस या वुहान कोरोना वायरस या चाइना कोरोना वायरस के नाम से ही जाना जाता था। दोस्तों इसके अलावा स्टार्ट में इसकी ट्रांसमिशन का भी कोई सोर्स कंफर्म नहीं था, लेकिन 20 जनवरी 2020 को इसकी ट्रांसमिशन कंफर्म की गई कि ये ट्रांसमिट ह्यूमंस टू ह्यूमंस होता है, और वो भी जो मेन सोर्स है उसका वो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे कफिंग और स्नीजिंग की वजह से। और ये कंफर्म है कि 1.8 मीटर यानी 6 फीट की दूरी से ये ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा जो दूसरे सोर्सेज हैं वो कंटेमिनेटेड सरफेसेस हैं, जैसे अगर आप किसी चेयर, टेबल, ग्रिल वगैरह पे अगर आप हाथ रखते हो और अगर आपको कोरोना वायरस है तो आपका वायरस वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और लेटर ऑन जब कुछ टाइम में जितनी लिमिट है उस सरफेस के ऊपर वायरस के ठहरने की, उतनी लिमिट में अगर कोई दूसरा इंसान आके उसको जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टच करता है तो वो वायरस उसमें शिफ्ट हो जाएगा। अब कितनी देर तक किसी सरफेस पर रहता है ये इसकी गाइडलाइंस तो हमें इशू की गई हैं, लाइक स्टेनलेस स्टील के ऊपर 3 दिन तक रहता है, कार्डबोर्ड्स के ऊपर 1 दिन तक रहता है, ड्रेसेस वगैरह को अगर हम सुखाते रहेंगे, हाथ धोते रहेंगे तो वो ऑब्वियसली वो ख़त्म होता रहेगा। दोस्तों इसके अलावा ये थी कोरोना वायरस के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि कोरोना वायरस कहाँ से आया, क्या है, कैसे है, क्यों है, लेकिन अब मेन चीज़ ये है कि हमें अब कोरोना वायरस से बचना कैसे है। तो दोस्तों कोरोना वायरस से बस बचने का एक ही तरीका है कि अपने आप को कंटेमिनेट ना कीजिए, डिस्टेंस कैरी कीजिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे चलिए। WHO ने जो गाइडलाइंस हमें जो भेजी हैं हमें उनको फॉलो करना है। बस मेन चीज़ ये है कि हमें डिस्टेंस कैरी करना है। जब डिस्टेंस कैरी करेंगे तो वायरस फैलेगा नहीं, तो जो पुराना वायरस है वो ऑब्वियसली ख़त्म होता रहेगा। कुछ डेथ्स हो रही हैं, कुछ रिकवर हो रहे हैं, और सबसे मेन बात यह है कि इसका डेथ रेट बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वायरसेस, लाइक जो 2003 में था उसमें 9% डेथ रेट था, जो 1930 में था चिकन्स का उसका तो 40 to 90% था, लेकिन इसका बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी हमें केयरफुल रहना है, हमें डिस्टेंस कैरी करना है, हमें किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना है कि फ़लाँ को हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नो, हमें पेशेंट्स की केयर करनी है, बट दूर रह के डिस्टेंस कैरी करना है। कुछ देर के लिए हमें हमारी जो ऐशो आराम की ज़िंदगी है उसे भूलना पड़ेगा, तभी जाके ये वायरसेस ख़त्म होंगे। दोस्तों वायरसेस ने ऑब्वियसली ख़त्म हो ही जाना है, क्योंकि जब 1930 का ख़त्म हो गया, 1960 का ख़त्म हो गया, 2003 का ख़त्म हो गया, तो 2020 वाले ने 2020 तो अब खेल लिया है, अब इसने ख़त्म हो ही जाना है। दोस्तों अब हमें ये देखना है कि इस वायरस को ख़त्म कैसे करना है, और ख़त्म तो ऑब्वियसली हमें जब डिस्टेंस कैरी करेंगे तो वायरस ख़त्म हो ही जाएगा। दोस्तों ये थी कोरोना वायरस के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।